मेरा अगला टॉपिक है गति। यानी कि मोशन। हाँ, गति। आज हम ना गति से जुड़े कुछ बहुत ही बुनियादी पर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। बिल्कुल। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे एसएससी, यूपीएससी, इनके फिजिक्स सेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो हम समझेंगे कि भाई गति है क्या, और फिर दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, इन सबको जानेंगे। शुरुआत गति से ही करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले गति क्या है? आसान भाषा में, हाँ। अगर कोई रेफरेंस पॉइंट है, कोई तय बिंदु, हाँ, कोई भी चीज जिसके मुकाबले हम देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से समय के साथ अगर किसी वस्तु की पोजीशन मतलब स्थिति बदल रही है, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु गति में है। सीधी सी बात है। बिल्कुल। अगर वो अपने आसपास की चीजों के हिसाब से हिल-डुल रही है, जगह बदल रही है, तो वो गति में है। और ये रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है ना? जमीन, पेड़। हाँ, ये चलती ट्रेन में कोई दूसरा इंसान भी। बिल्कुल। तो ये तो हुई गति। पर गति को ठीक से समझने के लिए कुछ और चीजें जाननी होंगी। जैसे अक्सर लोग दूरी और विस्थापन में बड़े कंफ्यूज होते हैं। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। लगते एक जैसे हैं पर हैं काफी अलग। तो दूरी क्या है पहले? डिस्टेंस। देखिए, दूरी मतलब वो पूरा रास्ता जो किसी ने तय किया। आप ए से बी तक गए, मान लीजिए घूम फिर कर, तो वो पूरा पथ, उसकी लंबाई, वो दूरी हो गई। हाँ, और ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू है। 10 किलोमीटर, 5 मीटर, दिशा नहीं बतानी। अच्छा, जैसे मैं कहूँ मैं 10 किलोमीटर चली, किधर चली ये नहीं बताया। बिल्कुल। अब विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, वो इससे अलग है। वो कैसे? विस्थापन देखता है कि आपकी शुरुआती पोजीशन और आखिरी पोजीशन के बीच सबसे छोटी सीधी दूरी कितनी है। ओह, मतलब ए से बी तक अगर टेढ़े मेढ़े गए तो भी विस्थापन ए से बी तक की सीधी लाइन ही होगी। एकदम सही। हवा में एक सीधी लकीर खींच दीजिए ए से बी तक, बस वही विस्थापन है। और क्योंकि ये सीधी दूरी है, इसमें दिशा भी होती है। अच्छा, तो ये सदिश राशि हुई, वेक्टर क्वांटिटी। जी हाँ, इसमें मान के साथ दिशा भी बतानी पड़ती है, जैसे 5 किलोमीटर पूर्व की ओर। ये फर्क समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि भौतिकी में कई जगह जैसे कार्य वर्क निकालते वक्त हमें विस्थापन चाहिए होता है, दूरी नहीं। तो ये बेसिक फर्क पता होना चाहिए। समझ गई। ठीक है, अब गति के टाइप्स पर आते हैं। एक समान और असमान गति, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, एक समान गति मतलब जब कोई चीज बराबर समय में बराबर दूरी तय करे और एक सीधी रेखा में। जैसे? सोचिए, एक खाली हाईवे है और कार बिल्कुल सीधी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की फिक्स स्पीड से चले जा रही है। न स्पीड कम, न ज्यादा, न मुड़ रही है। तो वो हुई एक समान गति। हाँ, और असमान गति इसका उल्टा, जब वस्तु बराबर समय में अलग-अलग दूरी तय करे या फिर उसकी दिशा बदल जाए। मतलब शहर के ट्रैफिक में गाड़ी चलाना। बिल्कुल सही उदाहरण। कभी स्पीड कम, कभी ज्यादा, कभी ब्रेक, कभी मोड़। ज्यादातर जो हम असल जिंदगी में देखते हैं वो असमान गति ही होती है। ये बात तो है। अच्छा, इसी से जोड़ी दो और चीजें हैं, चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी। इनमें क्या अंतर है? चाल वो शायद दूरी से रिलेटेड है। हाँ, बिल्कुल। चाल बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है, मतलब इकाई समय में पर यूनिट टाइम कितनी दूरी तय की। अच्छा, दूरी तो ये भी अदिश हुई, स्केलर। हाँ जी, चाल अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड एमएस है। हम बस कहते हैं गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर पर आर है, दिशा की बात नहीं। तो फिर वेग, वेलोसिटी क्या है? वेग भी यही बताता है कि वस्तु कितनी तेज है, पर इसमें दिशा भी जुड़ जाती है। वेग है इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। ओहो, विस्थापन। तो क्योंकि विस्थापन सदिश है, इसलिए वेग भी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं कहूँ गाड़ी 80 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से उत्तर दिशा में जा रही है, तो ये वेग हुआ? बिल्कुल सही, ये वेग है। और अगर दिशा बदल गई, मान लीजिए गाड़ी मुड़ गई, तो वेग बदल जाएगा, भले ही चाल 80 किलोमीटर पर आर ही क्यों ना रहे। अच्छा, ये बड़ा सटल पॉइंट है। और वेग में बदलाव कैसे निकालते हैं? वो सिंपल है। अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी में से प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी घटा दीजिए। ठीक है, वेग समझ आ गया। पर फिर ये त्वरण क्या चीज है? एक्सेलरेशन, क्या इसका मतलब सिर्फ स्पीड बढ़ना होता है? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। त्वरण का मतलब सिर्फ स्पीड बढ़ना नहीं है। त्वरण का सीधा कनेक्शन वेग से है। वेग से? कैसे? त्वरण यानी एक्सेलरेशन है वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, वेग में परिवर्तन की दर। हाँ,
और क्योंकि वेग सदिश है तो त्वरण भी सदिश राशि है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है? 3 तरीके हैं। या तो चाल बदल जाए, मतलब स्पीड बढ़े या घटे, हाँ। या फिर सिर्फ दिशा बदल जाए, चाल वही रहे। अच्छा, दिशा बदलने से भी? हाँ, और तीसरा, चाल और दिशा दोनों बदलें। इन तीनों ही केसेस में त्वरण होगा। अरे, मतलब गाड़ी तेज करना त्वरण है, हाँ, ब्रेक लगाना? वो भी त्वरण है। नेगेटिव त्वरण, जिसे मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। और अगर गाड़ी गोल चक्कर पर एक ही स्पीड से घूम रही है? वो भी त्वरित गति है, क्योंकि दिशा तो लगातार बदल रही है ना, हर पल। कमाल है, ये दिशा वाला पॉइंट अक्सर ध्यान से निकल जाता है। हाँ, ये जरूरी है। कोई खास तरह की गति जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो? देखिए, सीधी रेखा में गति, सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन, वो तो है ही फंडामेंटल। पर एक और है, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, ये सुना है। इसमें क्या होता है? इसमें वस्तु एक गोल रास्ते पर, एक सर्कल पर, एक समान चाल से चलती है। स्पीड कांस्टेंट रहती है। जैसे पंखे का घूमना या झूले का? हाँ, या पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना लगभग। यहाँ चाल तो नहीं बदल रही, पर क्योंकि वस्तु लगातार मुड़ रही है। उसकी दिशा बदल रही है। बिल्कुल। और दिशा बदली मतलब वेग बदला। और वेग बदला मतलब? त्वरण है। एग्जैक्टली। तो एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, भले ही चाल एक समान हो, ये एक त्वरित गति, एक्सेलरेटेड मोशन का ही उदाहरण है। बेहतरीन। तो आज हमने गति की दुनिया के ये जो मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, इनको समझा। हाँ, और ये अदिश सदिश स्केलर वेक्टर का फर्क कितना अहम है, ये भी देखा। बिल्कुल, ये सिर्फ परिभाषाएं रटने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं, तो फिर आगे के टॉपिक्स जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, या ग्रहों की गति है, या रिलेटिव वेलोसिटी, उनको समझना आसान हो जाता है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स असल में टूल्स हैं, औजार हैं, जिनसे आप फिजिक्स की मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये नींव है। सही कहा। इन बुनियादी चीजों को समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छा, आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स में से कौन सा सबसे चैलेंजिंग लगता है, या कोई सवाल हो? हाँ, लिसनर्स बता सकते हैं। आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प विषय के साथ। अब मेरा अगला टॉपिक है हाँ गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। हाँ, गति के नियम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। बिल्कुल। देखिए, इन नियमों को मतलब ठीक से समझने के लिए ना, सबसे पहले बल को समझना होगा, फोर्स। सही बात है। बिना बल के गति में परिवर्तन कैसे आएगा? एग्जैक्टली। तो बल है क्या? मतलब कोई भी बाहरी असर जो किसी वस्तु की अवस्था बदल दे। अवस्था से मतलब अगर कोई चीज रुकी है तो उसे चला दे, या चल रही है तो उसे रोक दे, या फिर उसकी स्पीड बदल दे या दिशा बदल दे, है ना? हाँ, वही मतलब वेग, वेलोसिटी में चेंज लाए। और इसका एसआई मात्रक वो भी याद रखना जरूरी है। हाँ, वो तो न्यूटन है, एन से दिखाते हैं। ठीक है, तो बल समझ आ गया। अब इसके प्रकार भी होते हैं ना? हाँ, मोटे तौर पे 2 तरह के। बताइए कौन कौन से? नहीं, आप बताइए। अच्छा, तो एक होते हैं संपर्क बल, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जब चीजें टच करती हैं। हाँ, जब सीधा संपर्क हो, जैसे किसी चीज को धक्का देना या खींचना। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है गैर संपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें छूने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, दूरी से ही असर हो जाता है। बिल्कुल। तो संपर्क बल के कुछ और उदाहरण, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में? अरे बहुत है। जैसे हम चलते हैं तो जमीन और पैर के बीच घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, गाड़ी के टायर और सड़क के बीच भी तो यही लगता है। सही कहा। फिर वो स्प्रिंग वाला बल है, स्प्रिंग को खींचो या दबाओ, वो वापस आने की कोशिश करता है। और जैसे हम कोई वजन उठाते हैं? हाँ, वो तो हमारी मांसपेशियों का बल हुआ, मस्कुलर फोर्स। ये सब संपर्क वाले हैं। ठीक है, समझ गया। अब ये गैर संपर्क वाले कौन से हैं, जो बिना छुए लगते हैं? इसमें सबसे आम तो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। हाँ, सेब का गिरना। बिल्कुल। फिर है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है दूर से ही। हाँ, और एक और है स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो कंघी वाला उदाहरण, बालों में रगड़ो और फिर कागज के टुकड़े उठा लो। वही। ये सब गैर संपर्क बल हैं। अच्छा, यहीं पर एक और क्लासिफिकेशन भी आता है शायद, संरक्षी और असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। हाँ, ये भी बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। संरक्षी बल वो होते हैं
जिनके द्वारा किया गया काम मतलब वर्क डन रास्ते पे निर्भर नहीं करता। रास्ते पे निर्भर नहीं करता मतलब ये कि आप वस्तु को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे भी ले जाएं, चाहे सीधे या घुमा फिरा के। अगर शुरुआती और आखिरी पॉइंट वही हैं, तो संरक्षी बल द्वारा किया गया काम सेम रहेगा। अच्छा, जैसे गुरुत्वाकर्षण? बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण एक क्लासिक उदाहरण है संरक्षी बल का। तो अगर मैं गेंद को ऊपर फेंकूं और वो वापस मेरे हाथ में आ जाए तो कुल कार्य शून्य? हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होगा, क्योंकि शुरुआती और अंतिम स्थिति समान है। ज्यादातर गैर संपर्क बल संरक्षी होते हैं। अच्छा, पर इसमें एक शायद संपर्क बल भी आता है। हाँ, स्प्रिंग बल। ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्प्रिंग बल, जो कि एक संपर्क बल है, वो भी संरक्षी है। ओके, तो फिर असंरक्षी बल क्या हुआ है? नॉन कंजर्वेटिव? ये वो बल हैं जिनका किया गया काम रास्ते पर निर्भर करता है। मतलब आप जितना लंबा रास्ता लेंगे उतना ज्यादा काम होगा। इसका उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, ये तो समझ आता है। किसी भारी बक्से को सीधे घसीट कर ले जाएं या लंबे रास्ते से। लंबे रास्ते में ज्यादा मेहनत लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि घर्षण लगातार ऊर्जा को नष्ट करता रहता है हीट के रूप में। तो जितना लंबा पथ उतना ज्यादा ऊर्जा का क्षय। ठीक है, तो ये हो गई बलों की बात। अब आते हैं असली मुद्दे पर, न्यूटन के गति के नियम। हाँ जी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या कहता है ये? ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी मौजूदा स्थिति को बनाए रखना चाहती है। मतलब अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहेगी, और अगर वो एक समान गति से एक सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स न लगाया जाए। अच्छा, मतलब बिना बाहरी फोर्स के स्टेट चेंज नहीं होगा। बिल्कुल। और ये जो अपनी अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति है, इसी को जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। जड़त्व असल में है क्या? ये वस्तु का अपना गुण है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये अपनी अवस्था में किसी भी बदलाव का विरोध करता है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट। जैसे वो बस वाला उदाहरण, चलती बस अचानक रुके तो हम आगे गिरते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा शरीर तो गति में ही रहना चाहता है, पर बस रुक गई। और पेड़ हिलाने पर फल गिर जाते हैं। वो भी यही है, फल आराम की अवस्था में रहना चाहते हैं जड़त्व के कारण। जब हम टहनी हिलाते हैं तो फल अपनी जगह पर रहने की कोशिश करते हैं और टूटकर गिर जाते हैं। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा, उसका जड़त्व ज्यादा। बिल्कुल, भारी वस्तु को हिलाना या रोकना ज्यादा मुश्किल होता है ना, क्योंकि उसका जड़त्व ज्यादा है। सही बात है। चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये तो शायद सबसे ज्यादा कैलकुलेशन वाला है। हाँ, ये नियम बल और त्वरण, एक्सेलरेशन के बीच सीधा संबंध बताता है। कहता है ये नियम? ये कहता है कि किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, यानी उसके वेग में परिवर्तन की जो दर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाँ, वो उस पर लगने वाले कुल बाहरी बल, नेट एक्सटर्नल फोर्स के समानुपाती होती है। और वस्तु के द्रव्यमान, मास के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा, मतलब आसान भाषा में, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा त्वरण मिलेगा, वस्तु की गति तेजी से बदलेगी। और अगर वस्तु भारी है, मतलब द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसी बल से कम त्वरण उत्पन्न होगा। और इसी से वो फेमस इक्वेशन आती है, F = ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये दूसरे नियम का गणितीय रूप है। राइट, F = ma। ये तो बहुत जगह काम आता है। बिल्कुल, फिजिक्स की बुनियाद है ये एक तरह से। अच्छा, अब तीसरा नियम, ये भी काफी फेमस है, एक्शन रिएक्शन वाला। हाँ, न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया यानी एक्शन के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हाँ, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर एक वस्तु A किसी दूसरी वस्तु B पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु B भी पहली वस्तु A पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में। अच्छा, तो बल हमेशा जोड़ों में लगते हैं, पेयर्स में। हमेशा। एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं और एक ही समय पर लगते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद रॉकेट है। हाँ, बिल्कुल। रॉकेट का ऊपर जाना तीसरे नियम का बढ़िया उदाहरण है। कैसे? देखिए, रॉकेट क्या करता है, वो तेजी से गैसों को नीचे की तरफ फेंकता है। ये हुई क्रिया, एक्शन। ठीक है। चलाने पर पीछे झटका लगता है, वो भी यही है।
बंदूक गोली पर आगे की तरफ बल लगाती है एक्शन, और गोली बंदूक पर पीछे की तरफ उतना ही बल लगाती है रिएक्शन। इसीलिए कंधा पीछे हटता है। कमाल है। तो ये तीनों नियम मिलकर हमें गति की पूरी कहानी बताते हैं। हाँ, एक तरह से। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो पहला नियम बताता है कि भाई अवस्था बदलने के लिए बल चाहिए, है ना? जड़त्व वाली बात। बिल्कुल, बिना नेट एक्सटर्नल फोर्स के कुछ नहीं बदलेगा। दूसरा नियम में बताता है कि कितना बल लगाने पर कितना असर होगा, कितना त्वरण मिलेगा, F=ma वाला हिसाब। हाँ, वो बल और त्वरण का रिश्ता बताता है, द्रव्यमान को ध्यान में रखते हुए। और तीसरा नियम कहता है कि बल कभी अकेले नहीं आते, हमेशा जोड़ी में होते हैं, एक्शन रिएक्शन। सही कहा, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो ये तीनों नियम मिलकर हमें अपने आसपास की दुनिया में चीजों की गति को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, ये हर वक्त हो रहा है हमारे चारों तरफ। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं, खेलते हैं, हर जगह। हाँ, सोचने वाली बात है। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि आप अपने रोज के जीवन में सुबह उठने से लेकर रात सोने तक इन तीनों नियमों को कहाँ-कहाँ काम करते हुए देखते हैं। अच्छा सवाल है, इस पे विचार जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है, कौन सा उदाहरण सबसे पहले दिमाग में आता है? कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, अब मेरा अगला विषय है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। हाँ, ये एसएससी, यूपीएससी जैसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ बिल्कुल, इससे जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बल आखिर है क्या, कैसे काम करता है, ग्रहों की चाल पर इसका क्या असर है, और ये भी कि पृथ्वी पर या पृथ्वी से दूर जाने पर इसमें क्या फर्क आता है। हाँ, आइए से थोड़ा खोल कर समझते हैं। शुरू करें? बिल्कुल, शुरुआत करते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये नियम कहता है कि ब्रह्मांड की हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी ओर खींच रही है ना? ये कमाल की बात। हाँ, ये सुनने में बहुत साधारण लगता है पर है बहुत गहरा। और देखो, ये खिंचाव कितना होगा, ये दो मुख्य बातों पर निर्भर करता है। अच्छा, किन बातों पर? पहली चीज है वस्तुओं का द्रव्यमान, मतलब मास। जितना ज्यादा मास होगा ना, उतना ही ज्यादा खिंचाव होगा। ओके, ज्यादा भारी चीज ज्यादा खिंचेगी, सही। और दूसरी चीज है उनके केंद्रों के बीच की दूरी। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, ये खिंचाव तेजी से कम होगा। तेजी से? हाँ। दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर के हिसाब से कम होता है। अच्छा, हाँ जी, वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। बिल्कुल, वो जी बस एक नंबर है जो इस बल के मान को ठीक करता है। असल बात मास और दूरी की है। और ये नियम सार्वत्रिक है, मतलब हर जगह हर चीज पर लागू होता है, ग्रहों, तारों, सब पर। ठीक है, तो ये तो हुआ कि चीजें एक दूसरे को खींचती क्यों हैं और कितना। लेकिन ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते कैसे हैं? उसके लिए शायद वो केपलर के नियम है। हाँ बिल्कुल, न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण से समझाया कि क्यों घूमते हैं, पर उनसे पहले केपलर ने यह बता दिया था कि वो कैसे घूमते हैं। उन्होंने 3 नियम दिए। 3 नियम? पहला क्या है? पहला नियम है कक्षाओं का नियम, मतलब लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये कहता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एकदम गोल चक्कर नहीं लगाते जैसा हम सोचते हैं। अच्छा, गोल नहीं तो फिर कैसे? अंडाकार मतलब एलिप्टिकल कक्षाओं में घूमते हैं। और सूरज जो है वो उस अंडाकार के केंद्र में नहीं होता, बल्कि किसी एक फोकस पर होता है। ओह, अंडाकार। इसका मतलब ग्रह कभी सूरज के थोड़ा पास आते होंगे और कभी थोड़ा दूर। बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं से दूसरा नियम आता है क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरियाज। क्षेत्रफल का नियम, ये क्या कहता है? ये थोड़ा सुनने में मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा है। देखो, जब ग्रह सूरज के नजदीक होता है ना, तो वो तेज चलता है। तेज? हाँ, और जब वो दूर होता है तो धीमा हो जाता है। ऐसा इस तरह से होता है कि अगर हम ग्रह और सूरज को जोड़ने वाली एक लाइन सोचें, तो वो लाइन बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल यानी एरिया कवर करती है। मतलब स्पीड बदलती रहती है। अरे वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प है कि उनकी स्पीड भी एक जैसी नहीं रहती। अच्छा, और तीसरा नियम? तीसरा नियम है आवर्तकाल का नियम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। ये थोड़ा गणित वाला है पर बहुत काम का है। बताइए। ये बताता है कि किसी ग्रह को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है ना, जिसे हम टाइम पीरियड या टी कहते हैं। हाँ, परिक्रमण काल। हाँ, उसका वर्ग मतलब T², वो सूरज से उस ग्रह की औसत दूरी, मान लो R, उसके घन यानी R³ के सीधे समानुपाती होता है। मतलब T² सीधा ताल्लुक रखता है R³ से। T² प्रोपोर्शनल R³। एकदम सही। और इसी नियम की मदद से ना वैज्ञानिक ग्रहों की दूरियां
और उनके चक्कर लगाने का समय, ये सब बहुत सटीक तरीके से पता लगा पाते हैं। मापों को गणित से जोड़ दिया केपलर ने। वाह, ये तो हो गई ग्रहों की गति की बात। अब आते हैं अपनी पृथ्वी पर। क्या पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण, वो जो छोटा जी होता है, वो एक जैसा होता है? मुझे तो लगता था हाँ, एक जैसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा फर्क होता है। पृथ्वी पर भी जी का मान थोड़ा थोड़ा बदलता है। अच्छा, कहाँ ज्यादा कहाँ कम? देखो, ये ध्रुवों पर माने पोल्स पर सबसे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सबसे कम। ऐसा क्यों? इसके दो कारण हैं। एक तो हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, वो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई। तो ध्रुवों पर आप केंद्र के ज्यादा पास होते हैं। ओह, दूरी कम हो गई। हाँ, और दूसरा कारण है पृथ्वी का घूमना, रोटेशन। उसका असर भूमध्य रेखा पर ज्यादा होता है, जो गुरुत्वाकर्षण को थोड़ा कम कर देता है। समझ गई। अच्छा, और अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं, जैसे मान लीजिए किसी ऊंचे पहाड़ पर या हवाई जहाज में? हाँ, अच्छा सवाल है। तब भी जी का मान कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी के केंद्र से और दूर जा रहे हैं ना। और हमने पहले ही देखा यूनिवर्सल लॉ में कि दूरी बढ़ने पर खिंचाव कम होता है। हाँ हाँ, सही बात है। और चंद्रमा का क्या? मैंने सुना है वहां तो गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। देखो, चंद्रमा का द्रव्यमान, उसका मास पृथ्वी से काफी कम है। तो खिंचाव भी कम होगा? बिल्कुल, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण भी कम है। कितना? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग छठा हिस्सा ही, मतलब 1/6। सिर्फ 1/6? तभी वो एस्ट्रोनॉट्स वहां ऐसे उछलते हुए दिखते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें नीचे खींचने वाला बल बहुत कमजोर होता है। ये तो हुई जी की बात। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का एक असर तो हम हर पल महसूस करते हैं, अपना वजन, वेट। क्या वजन और द्रव्यमान, मतलब वेट और मास, एक ही चीज है? कई बार कंफ्यूजन होता है इसमें। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है, पर ये अलग हैं। देखो, द्रव्यमान यानी मास ये बताता है कि किसी चीज में स्टफ कितना है, पदार्थ कितना है। ये कभी नहीं बदलता, अब कहीं भी चले जाओ। अच्छा, मास हमेशा सेम रहता है। हाँ, लेकिन भार यानी वेट, वो फोर्स है, वो बल है जिससे पृथ्वी या कोई और ग्रह या चांद उस चीज को अपने केंद्र की तरफ खींच रहा है। इसका फॉर्मूला है W = mg। ओह, तो वेट में जी आता है। सही। और क्योंकि जी जगह के हिसाब से बदलता है, जैसा हमने अभी देखा, तो इसका मतलब वेट भी बदल सकता है? एकदम। आपका वजन पृथ्वी पर अलग होगा, चांद पर बहुत कम होगा क्योंकि वहां जी कम है, पर आपका मास दोनों जगह बराबर रहेगा। ये अंतर समझना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हैं? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं, जैसे रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्ष घनत्व है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ, वो तैरने वाली चीजों से जुड़ा है शायद। हाँ, खासकर जब हम तरल पदार्थों में चीजों के व्यवहार को देखते हैं, वहां गुरुत्वाकर्षण मतलब भार और उत्प्लावन बल बायांसी दोनों मिलकर काम करते हैं। पर ये अपने आप में बड़े विषय हैं, शायद इन पर फिर कभी आराम से बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने काफी कुछ समझा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, फिर केपलर के नियम जिनसे ग्रहों की गति पता चलती है, पृथ्वी पर और उससे दूर जी कैसे बदलता है ये भी देखा, और सबसे जरूरी भार और द्रव्यमान का फर्क। ये सारी बातें न सिर्फ परीक्षाओं के लिहाज से काम की हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया, अपने ब्रह्मांड को समझने में भी मदद करती हैं। निश्चित रूप से। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। जरा सोचिए, अगर कभी भविष्य में हम इंसान गुरुत्वाकर्षण को कंट्रोल कर पाएं, मतलब उसे अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकें, अरे वाह! तो सोचिए हमारी दुनिया, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे आने जाने के तरीके, सब कुछ कितना बदल जाएगा। क्या होगा तब? आप क्या सोचते हैं? चाहे तो अपने विचार हमें बता सकते हैं। अब मेरा अगला टॉपिक है कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। भौतिकी में ये एक ऐसा विषय है जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में, मतलब एसएससी हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सवाल बनते ही बनते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आज हम इसमें देखेंगे कि कार्य यानी वर्क क्या है,
ऊर्जा यानी एनर्जी क्या होती है, फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी, और ऊर्जा के रूप कैसे बदलते हैं, इसके कुछ अहम उदाहरण भी देखेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। अच्छा। और हाँ, शक्ति यानी पावर, प्रणोद यानी थ्रस्ट और दाब यानी प्रेशर, इनकी भी मतलब बेसिक बातें समझेंगे, परिभाषा, मात्रक और इनमें क्या फर्क है, ये सब। हाँ, क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेल्स पर ही सवाल घुमा देते हैं अक्सर। तो चलिए कार्य से ही शुरू करते हैं। भौतिकी की भाषा में कार्य कब माना जाता है? क्या मतलब सिर्फ मेहनत कर ली तो कार्य हो गया? नहीं, ये एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। देखिए, भौतिकी में कार्य मतलब वर्क तभी माना जाएगा जब दो चीजें हों। दो चीजें कौन सी? पहली के किसी वस्तु पर बल यानी फोर्स लगाया जाए, और दूसरी उस बल की वजह से वस्तु अपनी जगह से हिले, मतलब उसमें विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट हो। अच्छा, मतलब सिर्फ जोर लगाना काफी नहीं है, चीज का हिलना भी जरूरी है। जैसे दीवार को धक्का दें पर वो हिले नहीं। बिल्कुल। तो चाहे आप पसीने पसीने हो जाए, अगर दीवार नहीं हिली तो भौतिकी कहेगी कि कार्य शून्य हुआ, जीरो वर्क। समझ गया, बल भी चाहिए और विस्थापन भी। ठीक है, और ये जो कार्य है इसकी कोई दिशा होती है या बस मात्रा? कार्य की सिर्फ मात्रा होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसीलिए हम इसे अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब हम बस ये कहेंगे कि 5 जूल कार्य हुआ, ये नहीं कि उत्तर दिशा में हुआ या दक्षिण में। एकदम सही। ठीक है, अब कार्य करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है ऊर्जा, एनर्जी, यही है ना? हाँ बिल्कुल, ऊर्जा की परिभाषा ही यही है, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। जिसके पास ऊर्जा है वो कार्य कर सकता है। और इसको मापते किस में है? इसका एसआई मात्रक? इसका एसआई मात्रक जूल है, जिसे हम कैपिटल जे से लिखते हैं। कार्य का मात्रक भी जूल ही है। अच्छा, दोनों का जूल। और अगर हम देखें तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत वो तो सूर्य ही है ना? सारी एनर्जी वहीं से आ रही है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, सूर्य ही हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है पृथ्वी पर। अब देखिए, ऊर्जा से जुड़ा एक बहुत ही मतलब फंडामेंटल नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, ये तो बहुत सुना है, स्कूल में भी पढ़ा था, पर इसका असल मतलब क्या है, थोड़ा और आसानी से समझाएं तो। इसका सीधा सा मतलब है कि आप ऊर्जा को न तो बना सकते हैं, न ही उसे पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कि ऊर्जा बस अपना रूप बदल लेती है, वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। यूनिवर्स की कुल ऊर्जा हमेशा उतनी ही रहती है, कांस्टेंट। वाह, मतलब एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। एग्जैक्टली, यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसके कुछ उदाहरण सोच सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी से? अरे बहुत सारे हैं। सबसे कॉमन देखिए, डायनेमो या जनरेटर। शादी ब्याह में जनरेटर चलता है ना? हाँ बिल्कुल। वो क्या करता है? वो डीजल से घूमता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा लेता है, मैकेनिकल एनर्जी, और हमें बिजली देता है, यानी उसे विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। और हमारे घरों में जो मोटर लगी होती है पानी की टंकी भरने वाली, वो ठीक इसका उल्टा करती है। सही कहा, वो बिजली लेती है, मतलब विद्युत ऊर्जा, और पानी ऊपर चढ़ाती है या पंखा घुमाती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा पैदा करती है। कमाल है। और जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो ये माइक्रोफोन। हाँ, ये माइक्रोफोन आपकी आवाज, जो कि ध्वनि ऊर्जा है, साउंड एनर्जी, उसे ले रहा है और उसे छोटे छोटे बिजली के सिग्नल्स में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में। और फिर जो लाउड स्पीकर होता है, वो उसी बिजली के सिग्नल को वापस ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, लेकिन जोर से, ताकि सबको सुनाई दे। में जलने वाला बल्ब, वो क्या करता है? वो बिजली लेता है, विद्युत ऊर्जा, और रोशनी देता है, प्रकाश ऊर्जा। हाँ, लेकिन साथ में गर्म भी तो हो जाता है ना, छूकर देखिए कभी। हाँ, गर्म तो होता है। तो इसका मतलब वो विद्युत ऊर्जा को सिर्फ प्रकाश ऊर्जा में नहीं, बल्कि कुछ हिस्से को ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी में भी बदल रहा है। अच्छा, तो ऊर्जा दो हिस्सों में बट गई, प्रकाश और ऊष्मा, पर नष्ट नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, बस रूप बदला। और हाँ, बल्ब के अंदर वो जो पतला सा तार चमकता है, फिलामेंट, वो किस धातु का होता है? ये सवाल भी बहुत आता है। हाँ, ये मैंने पढ़ा है, टंगस्टन का होता है शायद, W सिंबल वाला। एकदम सही, टंगस्टन W, इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो इतनी गर्मी और रोशनी झेल जाता है, पिघलता नहीं। ये छोटी छोटी बातें नोट करने वाली हैं। अच्छा, अब बात करते हैं शक्ति की, पावर। ये ऊर्जा से कैसे अलग है? देखिए, ऊर्जा बताती है कि कितना कार्य हो सकता है, जबकि शक्ति यानी पावर ये बताती है कि कार्य कितनी तेजी से हो रहा है, मतलब
कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, रेट मतलब समय का खेल है यहाँ। हाँ, अगर दो मशीनें बराबर काम करती हैं लेकिन एक उसे आधे समय में ही कर देती है तो उसकी शक्ति, उसकी पावर ज्यादा है। समझ गया, जैसे हॉर्स पावर में नापते हैं गाड़ियों की शक्ति। हाँ, हॉर्स पावर भी शक्ति की एक बहुत प्रचलित इकाई है, हालांकि एसआई यूनिट वॉट है। ओके, अब दो और टर्म्स हैं, प्रणोद और दाब, थ्रस्ट और प्रेशर। इनमें क्या चक्कर है? देखिए, प्रणोद यानी थ्रस्ट असल में एक तरह का बल ही है, बस एक खास तरह का बल। खास कैसे? जब कोई बल किसी सतह पर, किसी सरफेस पर सीधा लगता है 90 डिग्री पे, लंबवत, परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर लगने वाले बल को ही प्रणोद या थ्रस्ट कहते हैं। तो क्योंकि ये बल ही है तो इसका मात्रक भी न्यूटन ही होगा। न्यूटन ही है, और चूंकि ये बल है तो ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी दिशा होती है हमेशा सतह के लंबवत। ठीक है, प्रणोद समझ आ गया। अब ये दाब, प्रेशर, ये क्या चीज है? दाब यानी प्रेशर थोड़ा अलग है। ये बताता है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब पर यूनिट एरिया पर, कितना लंबवत बल यानी कितना प्रणोद लग रहा है। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, FA? हाँ, बेसिकली वही। अभी हमारे पास इसकी परिभाषा डिटेल में नहीं है, पर यह जानना जरूरी है कि दाब, प्रेशर एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। अरे, प्रणोद सदिश था पर दाब अदिश, ये कैसे? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है शुरू में, पर दाब की कोई एक खास दिशा नहीं होती है। वो सतह पर हर तरफ से लगता है, इसलिए इसे अदिश मानते हैं। अच्छा, ये पॉइंट नोट करने वाला है। तो आज हमने कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम और ऊर्जा के रूप बदलने के कई अच्छे उदाहरण देखे। डायनामो, जनरेटर, मोटर, माइक, स्पीकर, बल्ब। हाँ, और हमने शक्ति यानी पावर, जो कार्य की दर है, प्रणोद यानी लंबवत बल, और दाब यानी प्रति इकाई क्षेत्र पर बल, इनकी बेसिक बातें भी समझी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे सीधे सवाल बनते हैं। बिल्कुल। तो इस विषय पर सुनने वालों के क्या विचार हैं? क्या आप ऊर्जा रूपांतरण का कोई और ऐसा उदाहरण सोच सकते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और जरा सोचिए, हमारे चारों ओर हर पल, हर सेकंड ऊर्जा कितने अनगिनत तरीकों से अपना रूप बदल रही है और हमें शायद अंदाजा भी नहीं होता। यही तो है भौतिकी की खूबसूरती। अगले सत्र में फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प विषय के साथ। अब मेरा अगला टॉपिक है ध्वनि, साउंड। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये ध्वनि, ये आवाज पैदा कैसे होती है। हाँ, तो ये बहुत सीधी सी बात है। ये पैदा होती है कंपन से, वाइब्रेशन से। कंपन से? जी, जब भी कोई चीज कंपित होती है, मतलब हिलती है तेजी से, तो वो अपने आसपास के माध्यम, जैसे मान लीजिए हवा है, तो हवा के कणों को भी कंपित कर देती है। अच्छा। और बस यही जो डिस्टर्बेंस है, यही कंपन आगे बढ़ता जाता है और ध्वनि तरंग बन जाता है। तो ये तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। और ये जो ध्वनि तरंगे हैं, सुनने में आया है कि ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल। मैकेनिकल वेव का मतलब है कि इन्हें चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी न किसी मीडियम की, माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम मतलब? जैसे हवा, पानी या कोई ठोस चीज, लोहा, लकड़ी, कुछ भी। ओके, इसीलिए तो कहते हैं कि स्पेस में, अंतरिक्ष के वैक्यूम में आवाज सुनाई नहीं देती। हाँ, क्योंकि वहां कोई माध्यम ही नहीं है। एग्जैक्टली। वहां हवा नहीं है, कुछ नहीं है, तो ध्वनि तरंग चल ही नहीं सकती। हवा में ये तरंगे आमतौर पर अनुदैर्ध्य, मतलब लॉन्जिट्यूडनल रूप में चलती हैं। लॉन्जिट्यूडनल मतलब कणों का कंपन तरंग के चलने की दिशा में ही होता है। हाँ, बिल्कुल उसी दिशा में, आगे पीछे। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए, पर क्या ऐसी भी वेव्स हैं जिन्हें मीडियम नहीं चाहिए? हाँ, बिल्कुल है। उन्हें हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं कई बार। अच्छा। इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं। इसका कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकाश, लाइट वेव्स। सूरज से पृथ्वी तक रोशनी कैसे आती है? बीच में तो वैक्यूम है। हाँ, सही बात है। तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है और साउंड एक मैकेनिकल वेव। ये एक बेसिक फर्क हो गया। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। अच्छा, तो ध्वनि मैकेनिकल वेव है, माध्यम चाहिए। अब आते हैं इसकी कुछ और खासियतों पर।
जैसे क्या हम हर तरह की ध्वनि सुन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इंसानों के कान की एक सीमा है, एक रेंज है फ्रीक्वेंसी की जिसे हम सुन सकते हैं। उसे ऑडिबल रेंज कहते हैं ना? जी हाँ, ऑडिबल रेंज। और ये होती है लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20 से 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी की यूनिट? हाँ, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, आवाज उतनी ही पतली या तीखी होती है, जिसे हम पिच कहते हैं। ओके, तो अगर 20 हर्ट्ज से कम हो तो? 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि को कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रा मतलब नीचे। इंफ्रासोनिक। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली? वो कहलाती है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रा मतलब ऊपर। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। और हम इंसान इन दोनों को ही नहीं सुन सकते? नहीं, हमारी रेंज बस वो 20 से 20,000 वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक बेकार है। हाँ, ये तो है। खासकर अल्ट्रासोनिक के बारे में मैंने सुना है कि इसके काफी उपयोग हैं। हाँ बिल्कुल, अल्ट्रासोनिक साउंड बहुत काम की है। भले हमें ना सुने, पर कुछ जीव हैं जैसे चमगादड़ है, डॉल्फिन है। हाँ, बैट्स और डॉल्फिन्स। हाँ, वो इसे उत्पन्न भी करते हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। रास्ता खोजने, शिकार करने में इसे इकोलोकेशन कहते हैं। इकोलोकेशन। जी। और अल्ट्रासोनिक की खासियत है इसकी हाई फ्रीक्वेंसी और इसकी वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब चीजों के अंदर घुसने की क्षमता काफी अच्छी होती है, खासकर नर्म ऊतकों यानी सॉफ्ट टिश्यूज में। अंदर घुसने की क्षमता। तो फिर इसका मतलब इसका इस्तेमाल शरीर के अंदर देखने में होता होगा, मेडिकल फील्ड में? बिल्कुल सही पकड़ा। मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासोनिक तरंगों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसे हम आम भाषा में अल्ट्रासाउंड कहते हैं ना। हाँ, अल्ट्रासाउंड को बहुत कॉमन है। वो यही तकनीक है, जैसे गर्भ में पल रहे बच्चे, फीटस, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कैसे काम करता है? देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे शरीर के अंदर भेजी जाती हैं। वो अंदर के अंगों से टकराकर वापस आती हैं। मशीन उन वापस आई तरंगों को पकड़कर एक इमेज बना देती है स्क्रीन पर। अच्छा, तो ये सेफ भी है? मतलब एक्सरे की तरह रेडिएशन तो नहीं है इसमें? हाँ, ये नॉन इन्वेजिव है और आमतौर पर काफी सुरक्षित मानी जाती है। इसमें एक्सरे जैसा आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होता, इसीलिए प्रेगनेंसी में इसका खूब इस्तेमाल होता है। और क्या उपयोग है इसके? और भी हैं, जैसे गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स का पता लगाने में, और कभी-कभी तो हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड से उन पथरियों को तोड़ा भी जाता है बिना ऑपरेशन के। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, और शरीर के दूसरे अंगों जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, इनकी स्थिति जांचने में भी अल्ट्रासाउंड बहुत मददगार है। वैसे यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो सबको पता होनी चाहिए। क्या? भारत में जन्म से पहले बच्चे का लिंग, मतलब वो लड़का है या लड़की, ये पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बैन है। ये गैर कानूनी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। PCPNDT एक्ट, इसका दुरुपयोग रोकने के लिए कानून है। बिल्कुल, इसका उद्देश्य केवल मेडिकल जांच तक ही सीमित रखना है। समझ गया। अच्छा, ध्वनि से जुड़ी दो और आम घटनाओं की बात करते हैं। एक तो है गूंज, जिसे इको कहते हैं, और दूसरी अनुरणन, रिवर्बरेशन। जी, इको और रिवर्बरेशन। इको तो शायद सबने महसूस किया होगा। किसी पहाड़ी इलाके में जोर से चिल्लाओ तो अपनी ही आवाज थोड़ी देर बाद लौट कर आती है। ये क्यों होता है? इको होता है ध्वनि के परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन के कारण। रिफ्लेक्शन, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है शीशे से। हाँ, कुछ वैसा ही। जब हमारी आवाज यानी ध्वनि तरंगें किसी दूर की सतह से, जैसे कोई पहाड़ है या कोई बड़ी दीवार है, उससे टकराकर वापस हमारे कानों तक पहुंचती हैं, तो हमें अपनी ओरिजिनल आवाज के बाद उसकी एक साफ कॉपी सुनाई देती है। इसी को इको कहते हैं। अच्छा, एक साफ कॉपी। और रिवर्बरेशन क्या है फिर? ये इको से अलग कैसे है? रिवर्बरेशन भी रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन ये सिंगल रिफ्लेक्शन नहीं है। ये है ध्वनि का बार बार होने वाला परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। मल्टीपल कैसे? सोचिए, आप एक बड़े खाली हॉल में हैं, ऑडिटोरियम में। जब आप कुछ बोलते हैं तो आवाज सिर्फ सामने वाली दीवार से नहीं टकराती, वो छत से, फर्श से, साइड की दीवारों से, सब जगह से बार बार टकराती है। हाँ, आवाज गूंजती है खाली कमरे में। बिल्कुल। ये जो आवाज का देर तक बने रहना है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के मिक्स होने की वजह से, इसी को रिवर्बरेशन कहते हैं। इको में आपको ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड अलग अलग क्लियर सुनाई देते हैं।
रिवर्बरेशन में आवाज मिली-जुली सी लगती है और देर तक बनी रहती है, परसिस्ट करती है। अच्छा, तो इसीलिए जो कॉन्सर्ट हॉल या सिनेमा हॉल होते हैं उनमें शायद दीवारों पर कुछ मटेरियल लगाया जाता है ताकि आवाज ज्यादा गूंजे नहीं। हाँ बिल्कुल, वहाँ अकूस्टिक्स का ध्यान रखा जाता है। ऐसी चीजें लगाई जाती हैं जो ध्वनि को सोख लें, एब्जॉर्ब कर लें, ताकि रिवर्बरेशन कंट्रोल में रहे और आवाज साफ सुनाई दे। समझ गया। इको मतलब सिंगल क्लियर रिफ्लेक्शन और रिवर्बरेशन मतलब मल्टीपल मिक्स्ड रिफ्लेक्शन से आवाज का बने रहना। परफेक्ट। चलिए, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण तकनीक पर आते हैं जिसका आधार भी ध्वनि तरंगे ही हैं, सोनार। ये क्या चीज है? सोनार ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है, खासकर नेवी के लिए या समुद्री खोज के लिए। सोनार, इसका कोई फुल फॉर्म भी है? हाँ है, और ये याद रखना अच्छा है, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो पानी के नीचे चीजों का पता लगाने के लिए, उनकी दूरी, रेंजिंग और दिशा, नेविगेशन जानने के लिए ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करता है। पानी के नीचे कैसे? इसमें आमतौर पर अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल होता है। जहाज या पनडुब्बी से ये तरंगे पानी में भेजी जाती है, ट्रांसमिट की जाती हैं। ठीक है। हाँ। अब ये तरंगे पानी में चलती हैं। अगर नीचे कोई वस्तु है, जैसे कोई दूसरी पनडुब्बी या कोई डूबा हुआ जहाज या कोई बड़ी चट्टान, ये मछलियों का झुंड भी, तो ये तरंगे उस वस्तु से टकराएंगी और टकराकर वापस आएंगी, इको की तरह। हाँ बिल्कुल, टकराकर वापस आती है। सोनार सिस्टम में एक डिटेक्टर होता है जो इन वापस लौटी हुई तरंगों यानी इको को पकड़ता है। फिर दूरी कैसे पता चलती है? तरंगों को भेजने और उनके वापस आने के बीच जो समय लगा, टाइम इंटरवल, उसे मापा जाता है। और पानी में ध्वनि की चाल हमें पता होती है, तो टाइम और स्पीड से दूरी कैलकुलेट कर ली जाती है। अच्छा, तो टाइम पता चल गया, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस निकल आया। जी, कितना टाइम लगा इससे पता चल जाता है कि वो चीज कितनी दूर है। ये कुछ वैसा ही है जैसे चमगादड़ इको लोकेशन से पता लगाते हैं। वाह, मतलब पानी के अंधेरे में देखने के लिए सोनार एक तरह की आंखें हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। ये नेविगेशन, मैप मेकिंग और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हमने ध्वनि के बारे में काफी कुछ कवर कर लिया। ये कंपन से पैदा होती है, ये मैकेनिकल वेव है जिसे माध्यम चाहिए। हमने ऑडिबल रेंज यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज की बात की, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक को समझा। हाँ, और अल्ट्रासाउंड के मेडिकल उपयोग देखें, जैसे भ्रूण की निगरानी, किडनी स्टोन्स का पता लगाना और तोड़ना। और वो जरूरी बात कि लिंग निर्धारण में इसका प्रयोग बैन है। बिल्कुल। फिर हमने इको और रिवर्बरेशन के फर्क को समझा, ध्वनि का परावर्तन, और आखिर में सोनार तकनीक पर बात की, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो पानी के नीचे वस्तुओं को पता लगाती है। जी, वाकई ध्वनि तरंगों की ये दुनिया कितनी अद्भुत है ना? ये अदृश्य तरंगे हमारे कितने काम आ रहे हैं। हाँ, ये तो है। कभी सोचिए, भविष्य में इन तरंगों का इस्तेमाल और किन अविश्वसनीय तरीकों से किया जा सकता है। क्या पता कम्युनिकेशन में या चिकित्सा में कोई और बड़ा ब्रेक थ्रू इन्हीं तरंगों से जुड़ा हो। शायद ऐसी चीजें जो आज हम सोच भी नहीं सकते। सोचने वाली बात है। भविष्य में ध्वनि तरंगों के और क्या-क्या उपयोग हो सकते हैं? आप क्या सोचते हो? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब मेरा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ये वो चीज है जिससे हम अपने आसपास की ज्यादातर चीजें देख पाते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रकाश हम जानते ही हैं कि ये ऊर्जा का एक रूप है ना? और ये तरंगों की तरह वेव्स की तरह चलता है। एकदम सही। और जब ये प्रकाश तरंगे किसी सतह से टकराती हैं तो अक्सर वापस लौट आती हैं। अच्छा। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, जैसे समझ लीजिए कोई गेंद दीवार से टकराई और वापस आ गई, कुछ वैसा ही। तो क्या हर सतह प्रकाश को परावर्तित करती है या कुछ खास सतहें ही? करती तो देखिए लगभग सभी हैं, पर हाँ, कुछ सतहें दूसरों से बहुत बेहतर होती हैं इस काम में। जैसे जो सतहें बहुत चिकनी हो, चमकदार हो, मान लीजिए पॉलिश किया हुआ कोई मेटल हो या शीशा जिसके पीछे चांदी जैसी परत लगी हो। हाँ, वो प्रकाश को बहुत ही अच्छे से परावर्तित करती हैं। और इन्हीं को हम दर्पण या मिरर कहते हैं। जी, वो समतल दर्पण हुआ यानी प्लेन मिरर। बिल्कुल सही, समतल दर्पण। और इसकी कुछ खास बातें हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। क्या है वो? पहली तो ये कि आप दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े होंगे, आपका प्रतिबिंब, आपकी इमेज, वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगी। अच्छा, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। बिल्कुल। और दूसरी बात, प्रतिबिंब का साइज
वो वस्तु के साइज के एकदम बराबर होगा, न छोटा न बड़ा। जी। और ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट जिसे कहते हैं, और आभासी होता है, वर्चुअल। ये आभासी, वर्चुअल, इसका ठीक मतलब क्या है? इसे थोड़ा समझाएंगे? हाँ जरूर। देखिए, आभासी प्रतिबिंब वो होता है जिसे हम किसी पर्दे पर नहीं ले सकते, जैसे दीवार पर या किसी स्क्रीन पर हम उसे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा। वो बस हमें ऐसा लगता है कि दर्पण के अंदर है। जैसे आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं, वो आभासी है, आप उसे दीवार पर नहीं दिखा सकते। समझ गए। और एक और गुण होता है शायद, पार्श्व रूप से उल्टा, लैटरली इन्वर्टेड। ये क्या चीज है? हाँ, ये बड़ा मजेदार है। लैटरल इन्वर्जन, इसका मतलब है कि दर्पण में वस्तु का जो दाहिना हिस्सा है वो बायां नजर आता है। और बायां वाला दाहिना? हाँ, और बायां हिस्सा दाहिना। कभी ध्यान दिया है, अगर आप आईने के सामने अपना दाहिना हाथ हिलाएं तो शीशे में जो आपका अक्स है वो अपना बायां हाथ हिलाता दिखता है। अरे हाँ, सही कहा। और वो जो एम्बुलेंस गाड़ियों पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, हाँ, देखा है। वो इसीलिए, ताकि आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर जब अपने शीशे में देखे तो उसे वो सीधा पढ़ा जाए। ये इसी लैटरल इन्वर्जन का एक बढ़िया प्रैक्टिकल उदाहरण है। वाह, ये तो गजब का कनेक्शन बताया आपने। अच्छा, तो ये तो हुई समतल दर्पण की बात। क्या और भी तरह के दर्पण होते? बिल्कुल होते हैं। गोलीय दर्पण भी होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। गोलीय मतलब गोल? हाँ, जिनकी परावर्तक सतह समतल ना होकर गोल होती है, जैसे किसी खोखले गोले का हिस्सा काट लिया हो। ये भी दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? एक होता है अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर, और दूसरा उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। अवतल और उत्तल, इनमें क्या फर्क है? दिखने में कैसे अलग होते हैं? देखिए, अवतल दर्पण जो है उसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ धसी हुई होती है, जैसे कोई गुफा हो, केव। अच्छा, गुफा की तरह, कॉनकेव। हाँ, और ये क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। और उत्तल? उत्तल दर्पण की सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है और ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, मतलब डाइवर्ज करता है। तो जाहिर है इनसे बनने वाले प्रतिबिंब भी अलग अलग तरह के होते होंगे। आपने पहले आभासी प्रतिबिंब बताया था, क्या कोई और टाइप भी होता है? जी हाँ, दूसरा टाइप है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक, रियल इमेज। ये आभासी के ठीक उलट है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, मतलब आप इसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। और ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, हाँ। इन्वर्टेड। तो कौन सा दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? देखिए, अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बना सकता है। ये निर्भर करता है कि वस्तु दर्पण से कितनी दूर रखी है। अच्छा, दूरी पे निर्भर करता है। हाँ, जबकि उत्तल दर्पण वो हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। हमेशा? हाँ, उत्तल दर्पण हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ये तो काफी सारी जानकारी हो गई। अच्छा, ये जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, ये सब पता करने के लिए कुछ गणितीय तरीके भी तो होंगे। मैंने कुछ U, V, F, R जैसे अक्षर सुने हैं इनके संदर्भ में। बिल्कुल, ये कुछ मानक प्रतीक हैं जो दर्पणों से प्रतिबिंब बनने की गणनाओं में इस्तेमाल होते हैं। U होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। V होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस। U वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी। हाँ। F होती है दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ये एक तरह से बताती है कि दर्पण प्रकाश को कितना मोड़ता है, कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। और R? R है वक्रता त्रिज्या, रेडिया ऑफ कर्वेचर, मतलब वो गोला जिसका दर्पण एक हिस्सा है, उसका रेडियस। और इनमें एक संबंध भी है, R हमेशा 2F के बराबर होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। R = 2F, समझ गए। और इनके साथ कुछ प्लस माइनस का भी चक्कर होता है ना, कोई चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन? हाँ, बिल्कुल होता है। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है सही कैलकुलेशन के लिए। ये बस नियमों का एक सेट है ताकि हम दूरियां और ऊंचाइयों को सही चिन्ह प्लस या माइनस दे सकें। कैसा नियम? आमतौर पर यह माना जाता है कि प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी नापी जाएगी वो धनात्मक, पॉजिटिव होगी, और प्रकाश की विपरीत दिशा में वो ऋणात्मक, नेगेटिव होगी। और चूंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है जहां से प्रकाश आ रहा होता है, तो वस्तु दूरी U हमेशा नेगेटिव ली जाती है। U हमेशा नेगेटिव, ठीक है। और फोकस दूरी F की बात करें तो अवतल दर्पण कॉन्केव के लिए ये नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है। अच्छा, F कॉन्केव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। जी, ये चिन्ह ही हमें अंत में बताते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी, सीधा है या उल्टा, कहाँ बन रहा है।
तो ये चिन्ह परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन काफी महत्वपूर्ण है सही नतीजे पर पहुंचने के लिए। भले ही हम अभी फॉर्मूला की गहराई में ना जाएं, ये जानना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। और हाँ, इन दर्पणों के उपयोग तो अनगिनत हैं। शेविंग मिरर से लेकर गाड़ियों के साइड मिरर तक, हेडलाइट्स में, टेलीस्कोप में, बहुत जगह। हालांकि हमारे श्रोता भी स्पेसिफिक उदाहरणों पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। प्रकाश का परावर्तन क्या है, फिर समतल दर्पण और उसके प्रतिबिंब की गुण, खासकर वो आभासी और पार्श्व उल्टे वाला फंडा। हाँ, और फिर गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल, उनके फर्क, वो कैसे प्रकाश को कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं। और वास्तविक बनाम आभासी प्रतिबिंब, कौन सा उल्टा कौन सा सीधा, किसे पर्दे पर ले सकते हैं। और अंत में UV-F-R क्या है और साइन कन्वेंशन की क्या अहमियत है, इस पर भी बात की। बिल्कुल। अब श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि अपने आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में वो इन अलग अलग तरह के दर्पणों को कहाँ देखते हैं। हाँ, कभी एक स्टील के चम्मच के अंदर वाले और बाहर वाले हिस्से में अपना चेहरा देख के सोचा है, एक में उल्टा और एक में सीधा क्यों दिखता है? वो भी तो अवतल और उत्तल सतहें ही हैं। सही कहा। अपने आसपास की दुनिया में परावर्तन के इन सिद्धांतों को खोजिए। आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार। अब मेरा अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये SSC, UPSC जैसी परीक्षाओं के लिए आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मजे की बात यह है कि ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया में भी खूब देखने को मिलता है। तो आज इसी पर थोड़ी बातचीत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये अपवर्तन ये होता क्या है असल में, इसके पीछे के रूल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, और ये जो एक टर्म आता है अपवर्तनांक, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ, वो क्या चीज है। और हाँ, लेंस के बारे में भी बात करेंगे। मतलब बेसिक बातें, कितने तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं। हाँ, मतलब कोशिश रहेगी कि बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ क्लियर हो जाए। बिल्कुल। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये अपवर्तन है क्या, एकदम सिंपल शब्दों में। देखिए, ऐसे समझिए, मान लीजिए लाइट, प्रकाश एक सीधी लाइन में चल रहा है हवा में, ठीक है। हाँ। अब जैसे ही वो किसी दूसरी चीज में घुसता है, जैसे पानी में या कांच के टुकड़े में, तो वो हल्का सा मुड़ जाता है। अच्छा। अपना रास्ता थोड़ा बदल लेता है। अच्छा। बस इसी मुड़ने को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए सिपाहियों की एक लाइन है, वो एकदम पक्की सड़क पर मार्च कर रही है, और एकदम से उन्हें कीचड़ में उतरना पड़े। अच्छा। तो क्या होगा? उनकी स्पीड कम होगी ना। हाँ, कम हो जाएगी। और हो सकता है लाइन की डायरेक्शन भी थोड़ी टेढ़ी हो जाए। बस लाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब माध्यम बदलता है। अच्छा, तो ये सारा खेल माध्यम बदलने का है। पर माध्यम बदलने से होता क्या है कि लाइट मुड़ जाती है। स्पीड का कुछ लेना देना है क्या? बिल्कुल, मेन वजह वही है। अलग अलग माध्यमों में, मतलब जैसे हवा, पानी, कांच, इन सब में प्रकाश की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। अच्छा। हाँ, हवा में या वैक्यूम में तो सबसे तेज चलती है लाइट, पर जैसे ही वो पानी या कांच जैसे थोड़े सघन मतलब डेंसर माध्यम में जाती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ओके। और यही स्पीड का कम होना उसे मुड़ने पर मजबूर कर देता है। और जिस मीडियम में स्पीड जितनी कम होगी, वो उतना ज्यादा मुड़ेगी। अरे वाह, मतलब स्पीड कम हुई तो रास्ता बदल गया। बड़ा लॉजिकल है। पर क्या इसका कोई नियम वियम भी है, या बस ऐसे ही मुड़ जाती है कहीं भी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। इसके बिल्कुल पक्के नियम है। 2 मेन नियम है। क्या है वो? पहला नियम तो ये कहता है कि जो आने वाली किरण है, मतलब आपतित किरण, इंसिडेंट रे। हाँ, इंसिडेंट रे, और जो मुड़ने के बाद वाली किरण है, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। और सतह पर जो हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, अभिलंब, नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही सतह पर। ठीक है, पहला नियम समझा। और दूसरा नियम थोड़ा मैथमेटिकल है। उसे स्नेल का नियम कहते हैं। वो आपतन कोण मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच का रिलेशन बताता है। वो रिलेशन माध्यम पर डिपेंड करता है। अभी उसकी मैथ्स में नहीं जाते, पर पॉइंट ये है कि ये मुड़ना बिल्कुल कैलकुलेटेड होता है, रैंडम नहीं। समझ गया, मतलब कायदे से होता है सब कुछ। अच्छा, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए लाइट हवा से आ रही है, और एक कांच का रेक्टेंगल टुकड़ा है, स्लैब, उसमें से गुजर रही है। तब क्या होगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, जब किरण हवा से कांच में जाएगी, हवा विरल माध्यम है, रेयरर,
राइट। कांच सघन है, डेंसर, हाँ। तो स्पीड कम होगी और वो अभिलंब मतलब नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ओके, नॉर्मल की तरफ। फिर वो कांच के अंदर चलेगी। जब वो दूसरी तरफ पहुंचेगी मतलब कांच से वापस हवा में निकलेगी, हाँ। तो अब वो सघन से विरल में जा रही है। राइट। तो स्पीड फिर से बढ़ जाएगी और इस बार वो नॉर्मल से दूर हटेगी। अच्छा, पहले नॉर्मल की तरफ झुकी, फिर नॉर्मल से दूर हटी। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये होता है कि जो किरण आखिर में बाहर निकलती है वो शुरू वाली किरण के पैरेलल होती है, समानांतर, बस अपनी जगह से थोड़ी सी साइड में खिसक जाती है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसे। समझ गया। पैरेलल निकलेगी पर थोड़ी हटके। आपने कहा कि सघन माध्यम में स्पीड कम होती है, ज्यादा मुड़ती है। क्या हम ये नाप सकते हैं कि कौन सा माध्यम कितना सघन है, मतलब लाइट को कितना ज्यादा मोड़ेगा? बिल्कुल नाप सकते हैं। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है अपवर्तनांक का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, ये सुना है। क्या होता है ये? ये बेसिकली एक नंबर है। ये बताता है कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम की स्पीड के मुकाबले कितनी कम है, या आसान भाषा में कहें तो ये उस मीडियम की लाइट को मोड़ने की ताकत का एक मेजर है। अच्छा। हाँ, जिसका अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो लाइट को उतना ज्यादा मोड़ेगा और उसमें लाइट उतनी ही धीरे चलेगी। जैसे हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, तभी वो इतना चमकता है, ज्यादा मोड़ने की वजह से। हाँ बिल्कुल, लाइट उसमें ज्यादा मुड़ती है, फंसती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, तो वो चमकता है। तो अपवर्तनांक हमें अलग अलग मीडियम को कंपेयर करने में मदद करता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी लाइट को मोड़ने वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तो लेंस में करते हैं ना, चश्मों में, कैमरों में। एकदम सही पकड़ा, लेंस यही तो करते हैं। लेंस होते क्या हैं? कांच या प्लास्टिक जैसी किसी पारदर्शी चीज का टुकड़ा जिसकी कम से कम एक सतह थोड़ी घुमावदार हो, कर्व्ड हो। हाँ। वो इसी अपवर्तन के नियम का इस्तेमाल करके लाइट को मोड़ते हैं और इमेज मतलब प्रतिबिंब बनाते हैं। दो तरह के मेन लेंस होते हैं, गोलीय लेंस। हाँ, उत्तल और अवतल, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। इनको पहचानते कैसे हैं? देखिए, उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स, वो बीच में से मोटा होता है और किनारों पर पतला। अच्छा, बीच में मोटा। हाँ, और ये क्या करता है कि जो पैरेलल लाइट रेज इस पर पड़ती हैं उनको एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, मिला देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग। और अवतल वाला? कॉन्केव। कॉन्केव लेंस। इसका उल्टा है, वो बीच में से पतला होता है और किनारों पर मोटा। ओके। और ये पैरेलल आने वाली लाइट रेस को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, समझ गया। और ये जो इमेज बनाते हैं उसमें क्या अंतर होता है? इसमें अंतर है, उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स चीज कहाँ रखी है उस हिसाब से अलग अलग तरह की इमेज बना सकता है। वो रियल इमेज भी बना सकता है जो उल्टी होती है, और वर्चुअल इमेज भी जो सीधी होती है। जबकि अवतल लेंस, कॉन्केव वाला, वो ज्यादातर हमेशा वर्चुअल, सीधी और चीज से छोटी इमेज ही बनाता है। अच्छा, तो इमेज के टाइप में भी फर्क है। इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, मतलब चश्मों के अलावा? अरे बहुत जगह। चश्मे तो हैं ही नजर ठीक करने के लिए, फिर कैमरा में होता है। हाँ, कैमरे में, दूरबीन में, टेलीस्कोप में दूर की चीजें देखने के लिए, माइक्रोस्कोप में छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना। हाँ हाँ हाँ, वो भी तो लेंस ही है। बिल्कुल, वो भी उत्तल लेंस ही होता है। तो बहुत सारे यूज हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो हम कहते हैं ना कि चश्मे का नंबर है या लेंस की पावर है, उसका क्या मतलब होता है? लेंस की पावर या शक्ति का मतलब है कि वो लेंस लाइट की किरणों को कितना ज्यादा मोड़ सकता है, मतलब कितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। ओके, मोड़ने की क्षमता। हाँ, बस वही। इसको नापने की एक यूनिट होती है, डायोप्टर, डी से लिखते हैं। अच्छा, डायोप्टर। जी। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है क्योंकि वो कन्वर्ज करता है, और कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव होती है क्योंकि वो डाइवर्ज करता है। जिसका नंबर मतलब पावर ज्यादा होगी वो किरणों को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो मतलब आज हमने अपवर्तन से जुड़ी काफी बातें समझी। ये क्यों होता है, इसके नियम, फिर अपवर्तनांक का क्या रोल है, और लेंस, उत्तल, अवतल वो कैसे काम करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, और उनकी पावर का क्या मतलब है। ये सब पॉइंट्स एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। हाँ, ये फंडामेंटल्स है और इन पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अच्छा, तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अपवर्तन के और कौन से उदाहरण आप देख पाते हैं
जैसे पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है, या रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं, कभी सोचा है? या ये सोचिए कि अलग अलग पावर के लेंस कैसे हमारे देखने के तरीके को बदल देते हैं, कैसे दुनिया अलग दिखती है। हाँ बिल्कुल। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, या आज की चर्चा के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में देखिए, विज्ञान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है मानव आंख और ये जो प्रकाश से जुड़ी घटनाएं होती हैं। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, मतलब वो आंख की बनावट, फिर ये जो आम दृष्टिदोष होते हैं, और प्रकाश के कुछ कह सकते हैं चमत्कार, जैसे अपवर्तन, प्रकीर्णन, इन सबको सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि ये एक दिलचस्प बातचीत बने, ना कि सिर्फ फैक्ट्स। हाँ बिल्कुल। तो अब मेरा अगला टॉपिक है आंख की संरचना। चलिए बिल्कुल बाहर से शुरू करते हैं, कॉर्निया से। ठीक है, कॉर्निया। हाँ, ये आंख की सबसे बाहरी परत है, पारदर्शी, एक खिड़की की तरह। अच्छा। यहीं से प्रकाश अंदर जाता है और पहली बार मुड़ता भी है, मतलब अपवर्तन यहीं से शुरू हो जाता है। और मैंने सुना है कि नेत्रदान में सिर्फ कॉर्नियाई, मतलब वही ट्रांसप्लांट होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। असल में इसमें खून की नसें नहीं होती ना, तो प्रत्यारोपण मतलब ट्रांसप्लांट आसान होता है। अच्छा। और कॉर्निया के ठीक पीछे होता है एक्वियस ह्यूमर। ये एक तरह का तरल पदार्थ है। ये कॉर्निया को पोषण देता है और आंख का जो शेप है उसे बनाए रखने में मदद करता है। आंख का प्रेशर भी आप कह सकती हैं संतुलित रखता है। समझ गया। और फिर वो रंगीन वाला हिस्सा आता है, आइरिस। बिल्कुल। जैसे किसी की आंखें नीली, किसी की भूरी, या आइरिस का ही काम है? बिल्कुल, आइरिस ही आंख का रंग तय करता है और ये एक मांसपेशी की तरह भी काम करता है। मांसपेशी कैसे? वो बीच में जो काली गोल जगह होती है ना, पुतली, उसके साइज को कंट्रोल करती है। अच्छा। जैसे कैमरे का अपर्चर होता है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल वैसे ही। ज्यादा रोशनी आई तो आइरिस पुतली को सिकोड़ देता है, कम रोशनी में फैला देता है, ताकि सही मात्रा में प्रकाश आंख के अंदर जाए। तो मतलब तेज धूप में पुतली एकदम छोटी हो जाती होगी। एकदम सही। और कम रोशनी में, जैसे अंधेरे कमरे में, फैल जाती है। पुतली के ठीक पीछे होता है हमारा लेंस, आंख का लेंस। लेंस। ये उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसका काम है आने वाली प्रकाश किरणों को मोड़कर एक जगह फोकस करना। और वो जगह है रेटिना। बहुत सुना है इसके बारे में, मतलब पिक्चर यहीं बनती है। हाँ, कह सकते हैं। रेटिना आंख के पिछले हिस्से में एक पर्दे या स्क्रीन की तरह है। यहीं पर किसी भी चीज का असली लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा? पर हमें तो सीधा दिखता है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि रेटिना का सबसे खास काम अभी बाकी है। ये इस प्रकाश ऊर्जा को, जो तस्वीर बनी है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। अच्छा। और फिर ये सिग्नल ऑप्टिक नसें से दिमाग तक ले जाती हैं और दिमाग उसे सीधा करके हमें दिखाता है। कमाल है। लेकिन एक ब्लाइंड स्पॉट भी तो होता है, जहाँ कुछ नहीं दिखता। हाँ, होता है। जहाँ से ऑप्टिक नस रेटिना से जुड़ती है, उस खास जगह पर प्रकाश को महसूस करने वाली कोशिकाएं, मतलब रॉड्स और कोन्स, नहीं होती। तो वहाँ अगर रोशनी पड़े भी तो उसका सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुँचता। उसी को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। समझ गया। अच्छा, आंख की एक और कमाल की क्षमता बताते हैं, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारी आंख में सिलियरी मांसपेशियां होती हैं जो लेंस को, उसकी मोटाई को बदल सकती हैं। अच्छा। हाँ, जब हम पास की चीज देखते हैं तो ये मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस को मोटा कर देती हैं, फोकस दूरी कम हो जाती है। दूर की चीज देखते हैं तो ये ढीली पड़ जाती हैं, लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। अरे वाह, मतलब ऑटो फोकस जैसा। बिल्कुल। इसी एडजस्टमेंट की वजह से हम पास और दूर दोनों साफ देख पाते हैं। और स्वस्थ आंख के लिए जो स्पष्ट देखने की सबसे कम दूरी मानी जाती है, वो है लगभग 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हुई सामान्य आंख की बात। लेकिन कई बार कुछ गड़बड़ियां भी हो जाती हैं, दृष्टि दोष जिन्हें कहते हैं। सबसे कॉमन शायद मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष। हाँ, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष बहुत आम है। इसमें पास की चीजें तो साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें धुंधली नजर आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो बाहर से रोशनी आ रही है वो रेटिना पर फोकस होने के बजाय रेटिना से थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती है। इमेज पहले बन जाती है। अच्छा। तो फिर इलाज चश्मा लगता है? हाँ, इसके लिए अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस का चश्मा लगता है। उसकी पावर नेगेटिव, माइनस में होती है। ये लेंस किरणों को थोड़ा फैला देता है ताकि वो सही जगह यानी रेटिना पर फोकस हो। ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया ठीक इसका उल्टा होगा, दूरदृष्टि दोष? एकदम सही।
इसमें दूर का तो साफ दिखता है, पर पास की चीजें देखने में दिक्कत होती है, धुंधलापन आता है। और इसमें किरणें? इसमें किरणें रेटिना के पीछे जाकर फोकस होती हैं। अच्छा, तो इसके लिए उत्तल लेंस लगेगा, पॉजिटिव पावर वाला? कोड़कर रेटिना पर ले आता है। ये अक्सर 40 की उम्र के बाद ज्यादा देखने को मिलता है। और एक प्रेसबायोपिया भी होता है, वो क्या बढ़ती उम्र के साथ होता है? हाँ, उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ जैसे शरीर के बाकी हिस्से बदलते हैं, वैसे ही आंख का लेंस भी थोड़ा कड़ा हो जाता है, उसका लचीलापन कम हो जाता है और वो सिलीरी मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। तो वो जो समंजन क्षमता थी ना, पास दूर फोकस करने की, वो कम हो जाती है। खासकर पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल होता है। इसके लिए कैसा चश्मा लगता है? इसके लिए अक्सर बाइफोकल लेंस लगते हैं, जिसमें ऊपर का हिस्सा दूर के लिए अवतल या प्लेन और नीचे का हिस्सा पास के लिए होता है। अच्छा, ये वो 2 हिस्सों वाले चश्मे, समझ गया। और ग्लूकोमा और ट्रिकोमा, ये भी काफी सुनने में आते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये थोड़ी गंभीर समस्याएं हैं। दोनों में आंख के अंदर का दबाव बढ़ जाता है, जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचा सकता है। ग्लूकोमा अक्सर आनुवंशिक होता है, मतलब परिवार में चलता है और धीरे धीरे नजर कमजोर करता है। और ट्रिकोमा? ट्रकोमा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक और स्थिति है वर्णांधता, यानी कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस। ये ज्यादातर आनुवंशिक होती है। इसमें रेटिना में जो रंग पहचानने वाली कोशिकाएं होती हैं, कोन्स, उनमें कुछ कमी होती है। खासकर लाल और हरे रंग में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गए आंख और उसके दोष। अब जरा प्रकाश की बात करें, उसके कुछ दिलचस्प खेल। जैसे प्रिज्म से सफेद रोशनी गुजारो तो 7 रंग निकलते हैं। विबग्योर, इसे विक्षेपण कहते हैं, है ना? हाँ, डिस्पर्जन या विक्षेपण। प्रिज्म सफेद प्रकाश को उसके 7 घटक रंगों में बांट देता है, क्योंकि हर रंग की तरंग दैर्ध्य अलग होती है और वो प्रिज्म में अलग अलग कोण पर मुड़ता है। और इंद्रधनुष, वो भी इसी वजह से बनता है। बिल्कुल, बारिश के बाद हवा में पानी की जो छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं, वो नन्हे नन्हे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। सूरज की रोशनी जब उनसे गुजरती है तो विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है और हमें इंद्रधनुष दिखता है। कमाल है। अच्छा, एक और सवाल जो बचपन से दिमाग में है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्या वो सच में जलते बुझते हैं? नहीं, तारे तो लगातार जल रहे हैं। ये जो टिमटिमाना है, ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का असर है। वायुमंडल का? कैसे? देखिए, हमारा वायुमंडल शांत नहीं है। उसमें हवा की अलग अलग परतें हैं, जिनका तापमान और घनत्व बदलता रहता है और वो हिलती भी रहती हैं। तो जब तारों से सीधी आने वाली रोशनी इन हिलती हुई अलग अलग घनत्व वाली परतों से गुजरती है, तो वो बार बार अपना रास्ता बदलती है, मतलब अपवर्तित होती है। इसे कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अच्छा। इसी लगातार रास्ते बदलने की वजह से हमें लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। कभी रोशनी ज्यादा आती है, कभी कम। समझ गया। तो इसी वायुमंडलीय अपवर्तन का ही असर है कि सूरज उगने से थोड़ा पहले और डूबने के थोड़ी देर बाद तक हमें दिखता रहता है। हाँ, बिल्कुल। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के ही उदाहरण हैं। रोशनी मुड़कर हम तक पहुंच जाती है। और आसमान नीला क्यों दिखता है? ये भी बड़ा कॉमन सवाल है। ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग की वजह से। प्रकीर्णन मतलब बिखरना? हाँ, जब सूरज की रोशनी वायुमंडल में मौजूद हवा के बहुत छोटे कणों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अणु से टकराती है, तो वो बिखर जाती है। अब नीले और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। तो नियम ये है, जिसे रेले प्रकीर्णन कहता है, कि छोटी वेवलेंथ वाली रोशनी सबसे ज्यादा बिखरती है। हमारी आंखें नीले रंग के लिए ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अच्छा, तो अगर वायुमंडल ना हो जैसे चांद पर, तो आसमान काला दिखेगा? एकदम, क्योंकि वहां प्रकाश को बिखेरने के लिए कण ही नहीं है। और सुबह और शाम को सूरज लाल क्यों दिखता है, नीला क्यों नहीं? अच्छा सवाल है। सुबह और शाम के वक्त सूरज क्षितिज के पास होता है ना? हाँ। तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। अच्छा। इस लंबे रास्ते में ज्यादातर नीला और बैंगनी रंग तो रास्ते में ही बिखर जाता है, लेकिन लाल रंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, वो सबसे कम दिखरता है। तो वही हम तक पहुंच पाता है। हाँ, वही बचकर हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसलिए सूरज और उसके आसपास का आसमान हमें लाल या नारंगी दिखाई देता है। समझ गया। एक आखिरी चीज है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR, ये क्या होता है? हाँ, TIR ये प्रकाश की एक खास घटना है। ये तब होती है जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम जैसे पानी या कांच से विरल माध्यम जैसे हवा में जाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर वो एक खास कोण से ज्यादा कोण पर टकराए, जिसे क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहते हैं, तो वो दूसरे माध्यम में जाने के बजाय वापस उसी पहले वाले सघन माध्यम में ही पूरी तरह लौट आती है, परावर्तित हो जाती है। अच्छा, मतलब बाहर निकल ही नहीं पाती। नहीं, पूरी की पूरी अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ बिल्कुल, जैसे रेगिस्तान में जो मृग तृष्णा दिखती है, पानी होने का भ्रम, वो इसी TIR की वजह से होता है। गर्म हवा की परतें सघन और विरल माध्यम का काम करती हैं। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है ऑप्टिकल फाइबर केबल। हाँ, आजकल इंटरनेट वगैरह इसी से चलता है। बिल्कुल, इन केबल्स के अंदर प्रकाश के सिग्नल भेजे जाते हैं। ये सिग्नल फाइबर की अंदरूनी सतह से बार बार TIR के जरिए टकराकर आगे बढ़ते हैं, वो भी बिना ज्यादा ऊर्जा खोए। इसीलिए इनसे डेटा बहुत तेजी से और लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। सब समझ लिया। हाँ, और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना, कि एक तरफ तो TIR रेगिस्तान में मृग तृष्णा जैसा भ्रम पैदा करता है, और दूसरी तरफ वही सिद्धांत ऑप्टिकल फाइबर के जरिए आज पूरी दुनिया को जोड़े हुए है, कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी है। सही बात है। क्या पता हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसी और कितनी जगहें होंगी जहां भौतिकी के ये सिद्धांत, ये नियम चुपचाप अपना काम कर रहे हो और हमें पता भी ना हो। ये तो सोचने वाली बात है। इस पर आपकी क्या राय है? हमारे श्रोता क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अब मेरा अगला टॉपिक है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप जानते हैं SSC, UPSC, स्टेट PCS सबके लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हम ना इसके कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएं। हाँ, नींव पक्की होनी चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से करें? बिल्कुल बेसिक से, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से। ये क्या होता है, कितने तरह का है, हाँ। और फिर देखेंगे कि भाई जब ये आवेश चलने लगते हैं तो क्या कहानी बनती है। मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, कैसे नापते हैं इसे, इकाई क्या है इसकी। बिल्कुल। और आवेशों को चलाने के लिए जो एक तरह का धक्का चाहिए ना, हाँ, उस पे भी बात करेंगे। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या चीज है, कैसे मापते हैं, और इसकी इकाई, ये समझना भी बहुत जरूरी है। सही कहा। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही फेमस नियम की, ओम का नियम, ओम्स लॉ। हाँ, ये तो कोर्नरस्टोन है। ये विभवांतर और धारा के बीच का कनेक्शन बताता है। और फिर समझेंगे कि ये धारा के रास्ते में रुकावट क्यों आती है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा है कि अलग अलग चीजें, पदार्थ बिजली के लिए कैसा बर्ताव करते हैं। कौन आसानी से जाने देता है, चालक या कंडक्टर? बिल्कुल। कौन बिल्कुल रोक देता है, कुचालक या इंसुलेटर? और कौन है वो बीच वाला? हाँ, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अरे वाह। और वक्त मिला तो प्रतिरोधों को जोड़ने के तरीके भी देख लेंगे, श्रेणी और समानांतर क्रम में क्या फर्क है। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं विद्युत आवेश से, इलेक्ट्रिक चार्ज। सोचिए, हर पदार्थ के अंदर ना बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जी। उन पर एक खास गुण होता है, आवेश। और ये मुख्यतः दो तरह का होता है, एक धनात्मक पॉजिटिव और दूसरा ऋणात्मक नेगेटिव। हाँ, और इनका आपस का व्यवहार बड़ा सीधा सा है, लेकिन दिलचस्प है। अगर एक जैसे आवेश हो, मतलब दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दूर भागते हैं। बिल्कुल, प्रतिकर्षण, रिपल्शन कहते हैं इसे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पास आए तो दोस्ती हो जाती है, खींचते हैं एक दूसरे की तरफ। एकदम सही, आकर्षण, अट्रैक्शन। और हाँ, इस आवेश को नापने की जो स्टैंडर्ड इकाई है, ऐसा यूनिट, वो है कूलम्ब, C से लिखते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई रुके हुए आवेश की बात, स्टैटिक। लेकिन मजा तो तब है जब ये चले। अगर ये आवेश किसी तार में, मान लीजिए एक लाइन में बहने लगे, एक दिशा में, तब क्या होता है? हाँ बिल्कुल, इसी बहाव को, इसी फ्लो को हम कहते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा। बहुत सरल भाषा में कहे तो किसी तार के एक हिस्से से एक सेकंड में कितना आवेश गुजर गया, बस वही विद्युत धारा है।
और इसे नापने के लिए कोई डिवाइस भी तो होगी? हाँ बिल्कुल, एमीटर नाम का यंत्र इस्तेमाल होता है। इसे सर्किट में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अच्छा, श्रेणी क्रम में। और सही इसकी है। इकाई? इसकी एसआई इकाई है एम्पेयर। एम्पेयर इसे हम ए से दिखाते हैं। ठीक है, पर एक सवाल मन में आता है, ये आवेश अपने आप क्यों बहेंगे? मतलब तार में पड़े पड़े चलने क्यों लगेंगे? कोई वजह तो होगी। बहुत बढ़िया सवाल है। अपने आप नहीं बहते, उन्हें बहने के लिए एक तरह का आप कह सकते हैं दबाव चाहिए या ऊर्जा का अंतर। दबाव जैसे पानी की टंकी में होता है, ऊपर से नीचे आता है पानी। बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए। इसे कहते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे पानी हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ बहता है ना, हाँ। वैसे ही आवेश भी ज्यादा विभव पोटेंशियल वाले पॉइंट से कम विभव वाले पॉइंट की तरफ बहते हैं। ये जो विभव का अंतर है वही विभवांतर है। अच्छा, तो मतलब एक कूलम्ब आवेश को एक पॉइंट से दूसरे तक ले जाने में जितना काम करना पड़ा, वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच का विभवांतर हुआ? एकदम परफेक्ट। और इसे नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं और इसकी एसआई इकाई है वोल्ट, वी से दर्शाते हैं। तो अब हमारे पास V वोल्ट भी है और I एम्पियर भी है। इनके बीच कोई रिश्ता है? यहीं पर आते हैं जॉर्ज ओम साहब। ओम का नियम। उन्होंने एक बहुत ही फंडामेंटल बात बताई। क्या? उन्होंने कहा कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे उसका तापमान वगैरह ना बदलें, ठीक है। तो उसमें बहने वाली धारा I उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के सीधे समानुपाती होती है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी V बढ़ाया तो I भी बढ़ेगा, V घटाया तो I भी घटेगा। बिल्कुल, V इज प्रोपोर्शनल टू I, और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है R। तो फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल्स टू IR। V इज इक्वल्स टू IR, ये तो बहुत सुना है। तो ये R क्या है? यही R है चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इसकी एसआई इकाई ओम है, जिसे हम ग्रीक अक्षर ओमेगा से दिखाते हैं। तो ये प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ये है क्या असल में? मतलब इसका काम क्या है? ये चालक का वो गुण है जो आवेश के बहाव में मतलब धारा के रास्ते में रुकावट डालता है, बाधा डालता है। अच्छा। जैसे सड़क पर स्पीड ब्रेकर होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। यहाँ पाइप में अगर कोई कचरा फंसा हो तो पानी का फ्लो कम हो जाता है ना। हाँ हाँ, बस वैसा ही ये धारा को आसानी से बहने से रोकता है। ठीक है। तो मतलब हर चीज में अलग अलग रुकावट होती होगी। बिल्कुल। और इसी आधार पर हम पदार्थों को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, चालक यानी कंडक्टर्स। इनमें रुकावट कम होती होगी। बहुत कम, इसीलिए ये बिजली को बड़े आराम से बहने देते हैं। ज्यादातर धातुएं जैसे तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सब अच्छे चालक हैं। ठीक। दूसरा? दूसरा है कुचालक या इंसुलेटर। इनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये बिजली को बहने ही नहीं देते? लगभग नहीं। जैसे रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, कांच। इसीलिए तो बिजली के तारों पर प्लास्टिक या रबर की कोटिंग होती है ताकि करंट ना लगे। हाँ, सेफ्टी के लिए। और तीसरा कौन था? तीसरा है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। ये बड़े इंटरेस्टिंग है। इनकी चालकता चालकों से तो कम होती है, पर कुचालकों से ज्यादा। बीच के हैं ये। जैसे? सिलिकॉन, जर्मेनियम। आज की जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है ना, आपके फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब कुछ वो इन्हीं पर बेस्ड है। हाँ, वो इन्हीं सेमीकंडक्टर्स पर टिकी हुई हैं। इनकी चालकता को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यही इनकी खासियत है। कमाल है। अच्छा, अब मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा प्रतिरोध है, मतलब रेजिस्टर्स हैं, और मुझे उन्हें एक सर्किट में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ सकते हैं? हाँ, इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें कैसे जुड़ते हैं? इसमें प्रतिरोध एक के बाद एक ही लाइन में एंड टू एंड जुड़े होते हैं, जैसे ट्रेन के डिब्बे। अच्छा, इसमें क्या खास बात होती है? इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि सभी प्रतिरोधों से बहने वाली धारा, करंट एक समान रहती है। करंट को जाने का एक ही रास्ता मिलता है, लेकिन जो कुल वोल्टेज यानी विभवांतर है वो सब में बढ़ जाता है। ओके। और दूसरा तरीका? दूसरा है समानांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक पॉइंट से और दूसरे सिरे दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं। अच्छा, मतलब साइड बाय साइड। हाँ, कह सकते हैं। इसमें कहानी उल्टी हो जाती है। यहाँ सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज विभवांतर समान रहता है, लेकिन करंट बढ़ जाता है। कुल करंट आता है और फिर हर प्रतिरोध में उसकी अपनी क्षमता के हिसाब से अलग अलग बढ़ जाता है। जैसे पानी की पाइपलाइन से अलग अलग घरों में कनेक्शन जाते हैं। हमारे घरों की वायरिंग इसी तरह होती है क्या, पैरेलल में? ज्यादातर हाँ, क्योंकि हमें सभी उपकरणों को एक समान वोल्टेज जैसे 220 वोल्ट देना होता है और हम चाहते हैं कि एक उपकरण बंद करने से दूसरा बंद ना हो। सही बात है।
अच्छा, ये जो प्रतिरोध है, रुकावट है, इसका कोई और असर भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण असर है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब तार गर्म हो जाता है? हाँ, जब धारा किसी प्रतिरोध वाले तार से गुजरती है तो रुकावट की वजह से वो तार गर्म होने लगता है। ये जो विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। अच्छा, इसी वजह से बल्ब जलता है और हीटर गर्मी देता है। एकदम सही, यही सिद्धांत है हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, पुराने वाले फिलामेंट बल्ब, इन सब के पीछे। कितना गर्म होगा ये धारा पर, प्रतिरोध पर और कितने समय तक धारा बही, इस पर निर्भर करता है। और यहीं से शायद बिजली के बिल वाली बात भी जुड़ती होगी, पावर। बिल्कुल। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है विद्युत शक्ति का, इलेक्ट्रिक पावर का। मतलब कितनी तेजी से विद्युत ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है या खर्च हो रही है। और इसकी इकाई? इसकी इकाई है वॉट, W से लिखते हैं। हम बल्ब खरीदते हैं ना, 10 वॉट, 100 वॉट। हाँ, वो उसकी पावर रेटिंग होती है। और जो हमारे बिजली के बिल आते हैं वो किलोवाट घंटा में आते हैं। ये ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, कमर्शियल यूनिट। इसे यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट मतलब 1 किलोवाट पावर 1 घंटे तक इस्तेमाल हुई। समझ गई। तो मतलब ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आवेश से शुरू होकर धारा, फिर विभवांतर, फिर ओम का नियम और प्रतिरोध, फिर पदार्थों के प्रकार, उनको जोड़ने के तरीके और आखिर में ऊष्मा और शक्ति तक। बिल्कुल, ये एक पूरी चेन है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे चालक का प्रतिरोध धारा को रोकता है और कैसे अलग अलग पदार्थ, धातु, अधातु, उपधातु, बिजली के प्रति अलग अलग व्यवहार दिखाते हैं। हाँ, और वो श्रेणी और समानांतर वाला पॉइंट भी काफी अहम है। श्रेणी में करंट सेम, वोल्टेज बढ़ता है, समानांतर में वोल्टेज सेम, करंट बढ़ता है। ये याद रखना पड़ेगा। जी हाँ, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ये सभी अवधारणाएं मिलकर ही विद्युत की एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते जाते हैं। हम आजकल सेमीकंडक्टर्स मतलब अर्धचालकों के बारे में बहुत सुन रहे हैं, उनकी क्षमताएं बढ़ रही हैं। तो सोचिए, भविष्य में ऊर्जा को बचाने और इस्तेमाल करने के तरीके इससे कैसे बदल सकते हैं? क्या नए इनोवेशंस हो सकते हैं? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं। इस पर सोचिएगा जरूर। अब मेरा अगला टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये भौतिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC, UPSC या फिर स्टेट PCS वगैरह। और इसकी शुरुआत भी बड़ी अचानक हुई थी। हाँ। कहते हैं 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने यूं ही देखा कि भाई बिजली के तार के पास रखी कंपास सुई वो हिलने लगी। हाँ बिल्कुल, एकदम अचानक हुई खोज थी वो। वहीं से ये पता चला कि बिजली और चुंबकत्व, इनमें कोई गहरा कनेक्शन है। जी। तो आज हम इसी कनेक्शन को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। जो मुख्य सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनको आसान भाषा में। तो सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आखिर होती क्या है, क्या दिखाती हैं ये? देखिए, ये एक तरह से विजुअलाइजेशन का तरीका है। चुंबकीय क्षेत्र में दिखता तो है नहीं, है ना? हाँ, वो तो अदृश्य है। तो इन काल्पनिक रेखाओं से हम उसे समझते हैं। ये रेखाएं बताती हैं कि चुंबकीय बल किस दिशा में लगेगा और कहाँ ज्यादा मजबूत होगा, कहाँ कमजोर। अच्छा। जहाँ ये पास पास होती हैं, मतलब उनका घनत्व ज्यादा है, वहाँ समझ लीजिए क्षेत्र ज्यादा ताकतवर है। और जहाँ दूर दूर, वहाँ कमजोर, और इनकी दिशा हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मानी जाती है। ठीक है, तो ये बल का पैटर्न दिखाती हैं एक तरह से। हाँ बिल्कुल। अब सवाल यह है कि ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा कैसे होता है। पहला जिक्र आता है सीधे धारावाही चालक का, मतलब एक सीधा तार जिसमें करंट बह रहा हो। जी, जब किसी सीधे तार से करंट यानी विद्युत धारा गुजरती है तो उसके चारों तरफ, बिल्कुल चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। कैसा होता है वो क्षेत्र? वो तार को केंद्र मानकर बने गोल घेरों जैसा होता है। संकेंद्रित वृत्त जिन्हें कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, जैसे पानी में पत्थर फेंको तो लहरें बनती हैं गोल गोल। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। ठीक है। और अगर तार सीधा ना हो, मान लीजिए उसे गोल लूप में मोड़ दें, वृत्ताकार लूप, जी, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो भी एक अहम स्रोत है। जब तार एक सर्कुलर लूप में होता है तो उसके सेंटर में, मतलब बिल्कुल केंद्र में, चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा मजबूत होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि लूप के हर छोटे छोटे हिस्से का जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो सब केंद्र पर आकर जुड़ जाता है, एक तरह से कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अच्छा, सब मिलकर ताकत बढ़ा देते हैं। बिल्कुल।
और इसकी दिशा पता करने के लिए भी खास नियम है। अब एक और नाम जो बार बार सुनने में आता है वो है परिनालिका, सोलेनॉइड। ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। अरे नहीं, ये असल में बहुत सिंपल है। आप बस एक तार लीजिए और उसे किसी बेलनाकार चीज पर स्प्रिंग की तरह कस के लपेट दीजिए। अच्छा, जैसे स्प्रिंग होती है। हाँ बिल्कुल, बस वही संरचना परिनालिका है। जब आप इसमें से करंट गुजारते हैं तो इसके अंदर, मतलब खोखले हिस्से के अंदर, एक बहुत मजबूत और सबसे खास बात, लगभग एक समान यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। एक समान मतलब हर जगह बराबर? हाँ, अंदर लगभग हर जगह एक जैसा। और ये बिल्कुल एक छड़ चुंबक, मतलब बार मैग्नेट जैसा काम करती है। एक सिरा नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। अरे वाह। और सबसे मजेदार बात यह है कि जैसे आप करंट बंद करते हैं, चुंबकत्व गायब। अच्छा, मतलब जब चाहे चुंबक बना लें, जब चाहे बंद कर दें। बिल्कुल, यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक का बेसिक सिद्धांत है। समझ गया। तो ये तो हुई बात कि करंट से चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है। अब इसका उल्टा सोचते हैं। अगर पहले से कहीं चुंबकीय क्षेत्र मौजूद हो और हम उसमें एक ऐसा तार रख दें जिसमें करंट बह रहा हो, तो क्या होगा? हाँ, ये दूसरा अहम पहलू है। जब आप ऐसा करते हैं तो उस तार पर एक बल लगता है, एक धक्का सा महसूस होता है उसे। बल? मतलब वो तार हिलेगा? जी हाँ, वो तार हिल सकता है, उस पर एक फोर्स लगता है और इसी बल का इस्तेमाल करके आपकी इलेक्ट्रिक मोटर घूमती है। अच्छा, तो मोटर इसी सिद्धांत पर काम करती है? बिल्कुल। और इस बल की दिशा, मतलब तार किस तरफ हिलेगा, ये पता करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। हाँ, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा आसान करके बताएंगी? जरूर। देखिए, अपना बायां हाथ लीजिए, उसका अंगूठा, पहली उंगली यानी तर्जनी और बीच वाली उंगली यानी मध्यमा, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पर फैलाइए। ठीक है, फैला लिया। अब अगर पहली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र यानी फील्ड की दिशा में है और बीच वाली उंगली करंट की दिशा में है, तो अंगूठा उस तार पर लगने वाले बल यानी फोर्स की दिशा बताएगा। फील्ड करंट फोर्स, FBI जैसा कुछ? नहीं। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, तर्जनी फील्ड, मध्यमा करंट, तो अंगूठा फोर्स। या फादर मदर चाइल्ड भी कुछ लोग याद रखते हैं, FMC। अच्छा, फील्ड करंट फोर्स, ये ठीक है। FCF नहीं। हाँ, मतलब क्रम याद रखना है। ठीक है। अब एक और बहुत जरूरी सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है? ये तो समझिए क्रांति थी एक तरह से, माइकल फैराडे की देन। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप किसी तार की कुंडली, मतलब कॉइल के पास चुंबकीय क्षेत्र को बदलते हैं। बदलते हैं मतलब कैसे? मतलब या तो आप चुंबक को कॉइल के पास लाएं या दूर ले जाएं, या फिर पास रखे किसी दूसरे तार में करंट कम ज्यादा करें जिससे चुंबकीय क्षेत्र बदले, तो उस पहली कुंडली में अपने आप बिजली पैदा हो जाती है। क्या बात है, मतलब बदलते हुए चुंबकत्व से बिजली बन सकती है? बिल्कुल, बिना बैटरी के, बिना किसी सोर्स के, सिर्फ बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा हो जाता है। इसे प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इसी से जनरेटर चलते हैं फिर? जी हाँ, बिल्कुल। पावर प्लांट्स में जो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। कमाल है। तो ये जो प्रेरित धारा बनी, इसकी दिशा कैसे पता चलती है? इसका भी कोई नियम है? हाँ, इसके लिए है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। जी। अच्छा, एक बायां हाथ नियम, एक दाहिना हाथ नियम। ये इसमें भी वही 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, लेकिन दाएं हाथ की, एक दूसरे के लंबवत। ठीक है। अब अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र फील्ड की दिशा बताए, अंगूठा चालक के हिलने की दिशा मोशन बताए, तो मध्यमा उंगली प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट की दिशा बताएगी। मोशन, फील्ड, करंट। हाँ, मोशन, फील्ड और फिर इंड्यूस्ड करंट। तो बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए, मतलब बल की दिशा जानने के लिए। हाँ, और दाहिने हाथ का नियम जनरेटर के लिए, मतलब प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए। बिल्कुल सही। ये दोनों नियम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत, ये मिलकर हमारी आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी नींव है। सच में, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है ये सब? बिजली घटाते बढ़ाते हैं, स्पीकर्स, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, बहुत सारी चीजें इन्हीं मूल सिद्धांतों पर काम करती हैं। तो ये सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ की दुनिया को चलाते हैं,
कभी सोचिएगा, अगर ये सिद्धांत न खोजे गए होते तो आज की दुनिया कैसी होती? ये वाकई सोचने वाली बात है। एक मतलब देखने में साधारण सी लगने वाली खोज ने कैसे पूरी दुनिया बदल दी। आप क्या सोचते हैं? आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां-कहां आप इन प्रभावों को देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही।